किसी भी सरकार के बजट का इक्वेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं होता, पॉलिटिक्स से भी होता है। भजनलाल सरकार के अंतरिम बजट में भी ये इक्वेशन नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकसभा चुनाव सामने है। विधानसभा में राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें लोकसभा चुनावों की आहट को सुना जा सकता है। गहलोत राज या राजे राज से तुलना करें तो पहली बार अंतरिम में इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं। इन सबके बैकड्रॉप में बजट का वोट कनेक्शन भी दिख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या अंतरिम बजट का पूरा सेट 24 का टारगेट सेट करने के लिए रहा? प्रश्न यह भी है कि लोक लुभावन वादों की झड़ी विपक्ष को क्यों बेचैन कर रही है, या सरकार बेचैन है जो ये झड़ी लगा दी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, पंकज जोशी जी बीजेपी की ओर से, भरत मेघवाल जी कांग्रेस की ओर से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, जैसा कि मैंने कहा, लगभग सबको कवर किया। अंतरिम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का नहीं होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है राजे के टाइम के भी और गहलोत के टाइम के भी, कुछ अलग था ये। देखिए कि सरकार नई बनी है और डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में आपका विजन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 सीटें आपको जीतने का आपने जो सपना देख रखा है, तो सभी वर्गों को साथ लेके चलोगे, जिसमें किसान भी है, आपके क्या देखिए किसान के साथ महिला भी है और बाकी लोग, सारी चीजों को, जैसे युवा भी है, सबको लेकर के कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। और देखिए कि भरत जी की सरकार किसानों के लिए अलग बजट लेके आती थी, लेकिन पढ़ते मुख्यमंत्री थे, किसान कृषि मंत्री नहीं पढ़ते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि किसानों के लिए बजट तो आया है इसमें, लेकिन अलग से नहीं रखा है। जैसे 2000 करोड़ का कृषि के क्षेत्र में जिस तरह नहीं, से पर अलग फॉर्म से का बनाने की हिस्सा तो बात है, पूर्ण में बनेगा ना श्याम जी। लेकिन एग्रीकल्चर कोष ये भी एक लोक लुभावन चीज है। देखिए वो किसानों के वोट चाहिए ना। आप किसानों के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करें, बाकी सबको भी फ्री एजुकेशन वाली बात तो थी ना। अब किसाने के बच्चों को देख करके क्या कहना चाहिए? देखिए, हाँ, किसानों के बच्चों को पैसा कम कई बार होता है, सीमांत और जो लघु किसान होता है उसके पास पैसे की कमी होती है, तो एक जो देने का सामाजिक क्षेत्र में भी देखिएगा कि आपने 1500 करने वाले थे, 150 ही बढ़ाए। अब बुजुर्गों को, कितने बुजुर्ग जाते होंगे रोडवेज में, आपने कहा 30% देते थे, 50% की छूट देते हैं हम। हाँ, देखिए उससे आप कह सकोगे कि हमने बुजुर्गों को कहा घूमो जाओ करो, उसके लिए 50% ही किराया लगेगा। और देखिएगा पुलिस में 200 करोड़ रुपया अगर आधुनिकीकरण पे खर्च करते हो, तो पंकज जी थोड़ा कम लगता है मुझे, इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। मंदिरों पर आप 315 करोड़ रुपए की देने की बात करते हो, और प्रताप फाउंडेशन को 100 करोड़ में, प्रताप फाउंडेशन का क्या होगा मुझे नहीं पता। नहीं, लेकिन श्याम और जी, मैं फिर कह रहा 30 हूं ना, ये तो मंदिरों में, अगले 4 महीने का खाका है। पूर्ण का इंतजार तो हमें करना होगा ना, ये तो अगले 4 महीने का खाका है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हमने ये कहलाने का प्रयास किया कि कर्जा बढ़ गया, और पुरानी वाली सरकार ने 60% जो खर्चा किया गैर पूंजीगत में कर दिया, जिसकी परिसंपत्ति नहीं बनाई, 40% की परिसंपत्ति बनाई, तो उन्होंने देखिए लांछन लगाने का काम छोड़ा थोड़ी ना है। पुरानी सरकार की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है। जो सरकारें करती आई है, करना भी चाहिए, इसमें हाँ दो राय हाँ, नहीं है। पुरानी सरकार ठीक है। जिस भरत भाई, थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करें, कांग्रेस को दिक्कत कहाँ हुई? मतलब केंद्र में अंतरिम बजट आया तो आपने कहा घोषणाएं नहीं है, इसमें घोषणाएं हैं तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस को जो बात की दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि जब आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तब जो राजस्थान की जनता है वो आपसे अपेक्षा थी कि कुछ ऐसी चीजें इसमें आएंगी जो नई देखने को मिले। जैसे अगर आप पूरे बजट को पढ़ेंगे तो इसमें अधिकांशतः वो घोषणाएं हैं, वो काम है जो कांग्रेस सरकार 2022 में और 2023-24 के बजट में कह चुकी है। ये कट कॉपी पेस्ट है 2023-2024 का। आप इसमें देखिए, किसानों की आप बात करते हैं, किसानों के लिए आपने क्या अलग से किया? आपने किसान सम्मान निधि की बात करी, 12,000 को आप 8,000 पर लेके आ गए, जो आपके घोषणा पत्र में था। मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना में 12,000 हम देते थे। आपने कहा हम महिला लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाएंगे। 2022 के अंदर जो छात्राओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से फ्री कर दिया था, और 2023 में हमने छात्रों के लिए किया। जो सबसे बड़ी बात थी स्वप्निल जी, वो थी पेट्रोल और डीजल पर वेट को कम करने की। आप देखिए केंद्र पर क्या आपका मोरल ग्राउंड बनता है इस पर कुछ बोलना? क्यों नहीं बनता? नहीं, क्योंकि इतने वैट को तो आप जस्टिफाई करते रहे लास्ट तक। क्यों नहीं बनता? क्या डबल इंजन की सरकार थी?
आज जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लेती है, जो कस्टम को 3 रुपए से 32 रुपए 24 रुपए बढ़ा दिया, 500% उसमें वृद्धि कर दी, 28 लाख करोड़ का आपने कमाया। आज तेल की कंपनियां कितनी ज्यादा मुनाफे में है, तो केंद्र सरकार को उसको कम करना चाहिए था। जब डबल इंजन की सरकार की आप बात करते और मोदी जी जो गारंटी देके गए थे, महिलाओं के लिए आपने कुछ अलग से नहीं किया, युवाओं के लिए 70,000 नौकरी की आप बात करते नहीं, महिलाओं के लिए आप देखेंगे लखपति दीदी या जो लाडो योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब की डेफिनेशन क्या है? किस व्यक्ति को गरीब मानेंगे आप? एनएफएसए में 2011 की जनगणना के बाद तो आपने जनगणना नहीं करी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया। ये जो योजना है ये तो कांग्रेस सरकार पहले करके आ चुकी है, आप क्या नया करने जा रहे हैं? अच्छा, कोई एक चीज जो अच्छी हो, कौन सी चीज अच्छी लगेगी? मुझे तो कोई चीज इसमें ऐसा दिखा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा अच्छा आपने बताया, आप ये प्रोजेक्ट पे प्रोविजन ये करेंगे या आप ऐसा काम करेंगे, घोषणा कुछ ऐसा काम होना चाहिए था जो एक आम नागरिक को, मिडिल क्लास फैमिली को त्वरित गति से सहायता प्रदान करता, आराम प्रदान करता। महात्मा गांधी स्कूल पे आपने कुछ नहीं बोला, चिरंजीवी योजना पे आपने कुछ नहीं बोला। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सीए कुलदीप गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कुलदीप जी आपका भी स्वागत कर रहा हूं। कुलदीप जी, मैं देखिए, पिछली बार भी हम स्पष्ट थे कि इंटरिम बजट है वो भी वोट ऑफ थैंक्स का था। इस बार भी हम स्पष्ट हैं कि ये इंटरिम बजट है, सिर्फ लेखानुदान नहीं है, इसमें बजट के पोर्शंस भी हैं बाय डेफिनेशन। अगर हम टेक्निकली जाएं, जब बजट के पोर्शंस हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या इसमें किसी भी तरह का फिस्कल डिसिप्लिन आपको नजर आया? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि सरकार देने के ज्यादा मूड में थी, लाने के मूड में कम नजर आई, कम से कम इस स्टेज पर। डेफिनेटली अगर अपन बजट की जो एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो जो फिस्कल डेफिसिट की अपन बात करें तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ देने की नहीं, अगर आपने किसी जैसे दूसरी जो पार्टी है जो है उनका जैसे मानना था कि वेट उस पर कम होना चाहिए डीजल पे, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ कम नहीं करके भी उन्होंने अपना फिस्कल को बैलेंस किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होता है किसी भी स्टेट का कि जो वेट की जो इनकम होती है वो, इसलिए तो शायद हो सकता था कि उनका एक टारगेट ये भी रहा होगा कि जो हमने जो अनाउंसमेंट्स वगैरह जो किए हैं उसको कहीं ना कहीं से तो भरपाई होगी ना, तो इसलिए शायद उन्होंने वो चीज़ नहीं की होगी लागू की जो वेट जो डीजल पे पेट्रोल पे। ये तो यथास्थिति बरकरार रखने की बात हुई ना, एक्स्ट्रा लाने का क्या है? मतलब एक्स्ट्रा डिसिप्लिन कैसे कह रहे हैं? नहीं, एक्स्ट्रा लाने की अगर मैं बात करूं तो जैसे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जैसे जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेट्रो का इन्होंने जो विस्तारण किया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पूरी साइकिल अगर अपन बात करेंगे सिर्फ किसी भी स्कीम का अगर 1 साल में बेनिफिट मिलेगा तो ये कहीं अपने लिए थोड़ा सा ये न्यायोचित नहीं होगा उसको एनालिसिस करना। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की अगर अपन बात करते हैं कि अगर अपन कोई भी चीज, कोई भी एक साइकिल होनी है, लेबर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, सब चीजें मशीनी चलेगी, उद्योग चलेंगे, शहरी विकास होगा, जो लोग पलायन कर रहे हैं गांव से शहर की ओर वो रुकेगा। इनडायरेक्ट फायदे हैं, इनडायरेक्टली फायदे होते हैं, क्योंकि बजट हमेशा कभी 1 साल में वो ठीक है उसका इनपुट और आउटपुट 1 साल में हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट सालों साल होता है हमेशा। ठीक है, मैं पंकज जी अब आपके पास आ रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जितनी रफ्तार से आज सौगातों की बौछार की गई, उतनी रफ्तार से सौगातों की बौछार अब तक भजनलाल सरकार ने आने के बाद की नहीं। अलग अलग दिन अलग अलग चीजें हमको सुनने को मिली। क्या कोई बेचैनी सेट हो रही है? नहीं, देखिए सत्येंद्र भाई, कोई बेचैनी नहीं है। सब चीज़ों को सोच समझ करके, और जो सबसे बड़ा जो था जिसे हमने कहा भी है, गवर्नेंस का जो हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री भी कहते हैं और सरकार का सबसे पहला ध्येय है कि भ्रष्टाचार मुक्त और गवर्नेंस युक्त दो जो है वो मेन उसके ऊपर लिए हैं। देखिए इन्होंने कहा ना कि भाई घोषणाएं तो आज के अंतरिम बजट में गवर्नेंस का है, आज के अंतरिम बजट में घोषणाएं हैं। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल है। उसमें आप देखिए कि हर एक चीज़ का यदि सबसे पहले यदि ख्याल रखा गया तो गवर्नेंस का ख्याल रखा गया है। आप देखिए कि हमने कहा कि 125 रुपये प्रति क्विंटल जो है हम जो है एमएसपी की प्राइस पर देंगे, यानी कि एमएसपी की जितनी परचेजेस होंगी उसके ऊपर 125 रुपये प्रति क्विंटल जो है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। आप कभी भी देख लीजिए किसी भी चीज़ को आज जब भी मिल रहा था, प्रधानमंत्री क्या करते थे कि 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं, 15 पैसे आते हैं, लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री जब गए अयोध्या गए तो उन्होंने बताया कि कौन से नंबर का लाभार्थी है और कहां पर जो है इसको क्या क्या चीजें लाभार्थी को मिली है। तो आज की डेट में जिस व्यक्ति को जो चीज मिलनी चाहिए वो वहां तक पहुंच रही है। नहीं, पर प्रदेश के इसीलिए मैं यही कह रहा हूं। देखिए रीजन ये है ना कि ये गवर्नेंस यही है कि भाई आपका जो बजट है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपको वैट में से और पंकज जी, कुलदीप जी ने जो कहा मैं उससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। ठीक है, हाँ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, मैं इससे बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें फिलहाल रोकी भी जा सकती थी और उसको पूरी प्लानिंग के साथ लाया जा सकता था पूर्ण बजट में।
लेकिन आपने कुछ चीजों को नहीं रोका, आपने उनको आने दिया, कम से कम वो अपनी अटेंडेंस लगा के चले जाएं, ऐसा नजर आता है। देखिए, आप कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर बात नहीं करके गए, जिस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करने वाले थे, लेकिन आपने फिर भी कर्मचारियों के लिए बात की है, आपने किसानों के लिए भी बात कर दी, आपने महिलाओं के लिए भी बात कर दी, आपने उन क्षेत्रों की भी बात कर दी जिन्हें आप खुद वंचित क्षेत्र बता रहे हैं। ये वंचित क्षेत्र कोई सिर्फ गहलोत राज में तो रहे नहीं, लेकिन आज आपको वो वंचित क्षेत्र नजर आए और आपने उनके लिए अलग से फंड की बात कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने हर किसी को टच करने के मोह में कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्ण बजट की केमिस्ट्री को थोड़ा सा डावाडोल बनाया है अपने लिए। नहीं, देखिए सत्तू भाई, ऐसा नहीं। देखिए, गेहूं की फसल आने वाली है, गेहूं की जस्ट फसल आ जाएगी, चुनाव से पहले फसल आ जाएगी, उनकी एमएसपी से परचेज होगी, 125 रुपए जो है उनको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट फसल जो है बुआई उसकी जो है शुरू हो जाएगी, जब तक बजट आएगा लगभग बुआई की शुरू होगी, जो बारिश की फसल आएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं उन सबका ध्यान रखा गवर्नेंस का, कि ये नहीं कि आज आप जो है कि उसके बाद याद करें और उसके बाद उस किसान को जो है उसका नुकसान उठाना पड़े। सबसे बड़ी चीज जो है अभी आपने कहा कि इन चीजों से जो है कि उन चीजों से कैपिटलाइजेशन कैसे होगा। आपने अभी आप ही की चिंता है, मैं ये कह रहा आप ही की चिंता है। श्याम जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मंदिरों पे 300 करोड़ रुपए खर्च किए। देखिए, आज की डेट के अंदर यदि आप देखेंगे तो पूरी यदि उसमें देखेंगे तो हमारे यहाँ जो मंदिर है केवल आस्था के केंद्र न होकर के आज की डेट में वहां जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से ये तो इमीडिएट, देखिए नहीं, अगर मैं वोट कनेक्शन से बात करूं तो ये इमीडिएट फायदे की बात है। आपने किसी तरह की कोई धार्मिक पर्यटन या धार्मिक सर्किट बनाने की बात नहीं की है, तो ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये 24 के लिए है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं वो भी बनेगा, लेकिन आज किसी भी चीज को उसका सुधार के लिए, उसका रखरखाव के लिए कम से कम वो एक मूर्त रूप जो है वो आना तो चाहिए। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैं समझाना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। आपने भरत भी छूट दी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, श्याम जी मेरे साथ है, मैं देखिए अगर मैं भरतपुर की बात करूं या मैं सीकर संभाग की बात करूं तो ये दोनों जगहों पर धार्मिक सर्किट, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक सर्किट बनने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम पॉकेट्स को उठा रहे हैं श्याम जी, तो इसका मतलब है ना कि हम इमीडिएट बेनिफिट भी देख रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने पूछड़ी के लोटा की जो श्रद्धा है तो उन्होंने वहां पर पैसा देने की बात कर ली। इससे पहले पूछड़ी के लोटा को नहीं मिला था। अब जिस प्रकार देखिए गोविंद देव जी को 100 करोड़ देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी, अब इसमें कितने करोड़ मिलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए जितने मंदिर, 20 मंदिर में अगर आप कितना दे पाएंगे बजट के अनुसार, आप जैसे 100 करोड़ रुपए अगर प्रताप फाउंडेशन को देते हो तो प्रताप फाउंडेशन में कितना विकास हो पाएगा, ये तो पंकज जी को भी पता है कि कितना पैसा लग चुका है। राम जी के अकेले मंदिर में कितना पैसा लग रहा है और हमारे 20 मंदिरों में ये कितना सा पैसा लगा पाएंगे हम देखेंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से देखिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ रहे हैं तो फिर आप तो गाय, गौपालक और सारी चीजें जो घोषणाएं हुई हैं उसको भी जोड़ ही लेना। गौपालक वाली अच्छी बात है। देखिए गायों, गौपालक को अगर ब्याज मुक्त ऋण देते हैं और वो 5 लाख देते हैं तो गायें खरीदी जाएगी, अच्छी गायें खरीदेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। ये अच्छी वो तो उसमें तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। कुछ चीजें तो अच्छी की है, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें ऐसी की है कि भाई कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, वो तो बता ही रहे ना, वो आप जब डबल इंजन, पंकज भाई नहीं मैं कह रहा हूं जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हम कितना, अब देखिए पेट्रोल डीजल की बात आपने प्रधानमंत्री जी बार बार करते थे, क्योंकि जितने दिन नहीं दोगे उतने दिन आपको फायदा है, इसलिए क्योंकि पर डे कितना पैसा कलेक्शन होके आता है पंकज जी को पता है, क्योंकि आप जब करोगे 15 दिन या जब जैसे चुनाव की घोषणा होगी उससे पहले कम कर दोगे। तो ये सब चीजें देखिए राजनीतिक तौर पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें भी ज्यादा समय नहीं है, अगर होना होगा तो अभी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आचार संहिता लगने में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो देखिए फिर भी देखिए वो घोषणा तो करेंगे। अब ये तो मान के चलिए क्योंकि चुनाव जीतना है। चलिए ठीक है भरत भाई, आप इतनी देर से नोट्स बना रहे हो, जरूरी है। मेरा इंटरेस्ट इसी बात पे आ गया कि आपने नोट्स क्या बनाए, मतलब गलत क्या कहा गया अभी तक। सबसे बड़ी चीज देखिए स्वप्निल भाई, अगर गवर्नेंस की बात की जाती है तो गवर्नेंस का मतलब होता है एवरी स्टेक होल्डर की चीजों को पूरा करना, उनको वो एक बार में नहीं होती, करना एक बार में नहीं होती, एक बार में नहीं होती, पोर्शंस में होती है। पोर्शंस है इसमें, चाहे पोर्शन थाना भी हो गया, महिला थाना भी आ गया, सब कुछ तो आ गया। महिला थाने से क्या होगा? महिला थाना क्या पहले क्या नहीं होगा? सीसीटीवी नहीं थे, आपने नया क्या किया? नहीं महिला थाने से क्या होगा, मतलब क्या? नहीं, हेल्प डेस्क पहले से बना हुआ था, हेल्प डेस्क पहले से बने हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे पहले से बने हुए हैं। हमने फिर हम बात करें, आप करते किसानों की बात, 2700 रुपए एमएसपी
कि आपने अपने घोषणा पत्र में बात की है, उसको आपने 2400 रुपए किया है। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं आप खरीद करेंगे किसान से। आपने गौशाला गोपालन की बात करी, गौशाला में पूरे साल का किसानों के लिए कर्ज भी आसान बनाएंगे, ये भी बोला गया। किसानों का कितना कर्जा माफ किया आपने? नहीं, माफ नहीं, कर्ज लेना आसान 14.5 बनाएंगे, ये लाख बात करोड़ की तो है। आपने कॉर्पोरेट का कर दिया, तो किसानों का क्यों सर, नहीं सर, कर रहे आप? कौन सा कॉर्पोरेट का माफ? और मैं बता दूंगा आपको, यदि आप अगर मैं जवाब देता तो मैं बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। दीजिए। मैं आपको संसद का बता दूं, अरे बता दीजिए संसद का ना। क्वेश्चन था कि 2047 के हिसाब से था, बट इस वाले बजट में बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट, क्योंकि राजस्थान को कहीं ना कहीं जरूरत भी थी, जो इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो उन्होंने ईवी के ऊपर खर्च किया, उन्होंने यहाँ पे मेट्रो का उस पर काम किया, जो ऐसे जैसे नसीराबाद, गोगुंदा जैसे शहरों में उन्होंने वहाँ पे कॉलेजेस करे, तो ये कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप करने की बात करी। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो हाईटेक सिटी क्या होता है, जैसे नहीं, पर दोनों ही बजट्स में, मतलब केंद्र के इंटरिम में और प्रदेश के इंटरिम में, क्या ये बात बड़ी अजीब सी नहीं है कि हम इनडायरेक्ट और नॉट परमानेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, वही डेवलप हो रहे हैं? ये तो बिल्कुल देखा गया है कि उन्होंने इस तरीके से शॉर्ट टर्म जो उन्होंने जॉब डेवलपमेंट का कहीं ये ट्रेंड बढ़ गया है कि ठीक है, उन्होंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो कुछ ट्रेंड देखने को मिला है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में। बेसिक्स पर पंकज जी मैं चाहता हूं, भरत भाई एक सवाल ये आपसे है, 20 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा, फिर मैं पंकज जी से रिएक्शन लूंगा। चलिए, महिला थाने आपने बनाए, लेकिन वहां पर महिला कर्मी ही बैठे हैं, ये इंश्योर आप नहीं कर पाए ना? आपके बगल में ज्योतिनगर थाना है और 3 महीने पहले यहाँ पे महिला कांस्टेबलों की कितनी नियुक्ति हुई, स्वागत कक्ष बना, वो आप खुद जान सकते हैं। हम ये बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, लेकिन आप जो विजन बता रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म विजन है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मिड टर्म के लिए होती है और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आप मेट्रो की बात कर रहे एटलीस्ट हैं, लॉन्ग टर्म तो है। मेट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेट्रो में कब मेट्रो बनेगी, उसका प्रोजेक्ट होगा। हालांकि एक अभी तरह से जो मेट्रो देखिए बनी क्या उसका होता कोई है, फायदा भी इस देखिए जयपुर को क्या मिल होता पा है, रहा हो, मुझे ऐसा लगा नहीं। हम डॉक्यूमेंटेड चीजों को करके लाखों करोड़ों की बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन इंटरम बजट का मैं, जो एक देखिए, फिर मकसद मैं उसी होना बेस पर चाहिए आ रहा था, हूं, मैं उसी इंटरम बेस पर आ रहा हूं। बजट भरत भाई, का मकसद देखिए, मैं एक होना बात कहना चाहता हूं कि जैसे हैदराबाद में मेट्रो आई या जिस किसी सिटी में मेट्रो आई, उस मेट्रो ने एक डेवलपमेंट का वे क्रिएट किया, लेकिन जयपुर की मेट्रो ने कौन सा वे क्रिएट किया है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन पंकज जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, महिला थाना बहुत अच्छी बात है, जब तक हम सिर्फ इन 2 शब्दों को बोलते हैं, लेकिन उस महिला थाने में महिला कर्मी बैठे हैं, ये सुनिश्चित करना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो हम कहेंगे कि वो महिला थाना महिला फ्रेंडली है। आप समझ रहे हैं, ये वो बेसिक पॉइंट है जहां पर गवर्नेंस का कोई आइडिया मिलना चाहिए था, नहीं मिला। देखिए स्वप्निल भाई, सबसे बड़ी चीज है कि आपने खुद ने देखा प्रीवियस सरकार के अंदर जब है खुद मुखिया और मुखिया के अलावा जो पुलिस के मुखिया थे, डीजीपी, जब वो खुद कहने लग जाए कि 50% मुकदमे जो है झूठे हैं, तो मुझे बताइए क्या इकबाल रहेगा पुलिस का नीचे का? नहीं, पर ऐसा होता तो है। नहीं, आप भी जानते हैं। देखिए, देखिए, मैं कह रहा हूं आपको 50% होता है, कितना 50% में परसेंट पे नहीं जा रहा, ये कह रहा हूं, लेकिन आप ये मामले कहते हैं कि झूठे तो आते अधिकांश, हैं। यदि किसी महिला को आप ये कह दिया जाए आकर के कि भाई आप तो खुद ही जो है अपराधी नजर आ रहे हैं, मुझे बताइए उसका मोरल क्या रहेगा, वो बेचारा कैसे आकर के वहां तक रहेगा? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन चीजों पर फाइनल कमेंट लूंगा मैं, फाइनल कमेंट लूंगा। श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल यही 24 की सीढ़ी है। देखिएगा कि ये तो सबसे पहले तो जो 2024 में जो चुनाव होने, लोकसभा के 25 सीटें जीतने का एक रोड मैप है कि हम सबको देना चाहते हैं, कुछ कुछ देंगे, कुछ कुछ देंगे। लेकिन देखिए, पंकज जी बार बार कह रहे थे महिला थाने, तो क्योंकि नए जिले बने तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ना महिला थाने। लेकिन आप 70,000 जो भर्तियां कर रहे हैं, वो भर्तियां किसकी है स्पष्ट नहीं कर पाए आप, क्योंकि आप कैलेंडर जारी करेंगे, कब क्या करेंगे, तो वो 3 महीने होते होते जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आप भर्ती तो नहीं कर पाएंगे। केवल कहेंगे 70,000 भर्ती हो रही है, भर्ती तो होगी 6 महीने बाद, कब क्या होगा। देखिए, थोड़ा सा इसको और विजन क्लियर कर लेते, 70,000 भर्तियां किस किस में, किस विभाग को ये बहुत डिक्लेयर कर सही लेते सवाल तो उठाया, तुम इसलिए मैं क्लोजिंग कमेंट से पहले बहुत शॉर्ट में, पंकज जी, नौकरियां मतलब किस उसमें, रीट की मांग तो सोशल मीडिया पर चल ही रही है, मैं कह रहा हूं 70,000 पद किस चीज में? देखिए, सभी जहां जहां भी उन्होंने कहा ना कि 2 कैलेंडर जारी करेंगे, कैलेंडर जारी होने के बाद या नहीं, देखिए सब चीजें जो हैं, क्योंकि आज सबसे पहले कि जिन सरकार को आए 2 महीने हुए हैं, 2 महीने होने के बाद सरकार जो है कहाँ का जो है मैन पावर की आवश्यकता है, जो लोग आई हैं उनके साथ इमीडिएटली जो है आप देखिए समझने वाली बात नहीं है। देखिए, प्रोसेस जो चल रही है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रोसेस जो चालू है उसमें उन्होंने कहा 70,000 जो मोस्ट प्रॉब्लम है कि 70,000 जो है बजट के अनुसार हम जो है नौकरियां जो है, अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। 40 लाख युवा हैं, और अगर अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो हो सकता है बेनिफिट ना पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।